हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जो आप बात करने वाले हैं मृदा के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और करेक्टरिस्टिक्स में आज जो पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिसमें मृदा वायु है, मृदा रंग है, मृदा तापमान है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको लेके अपन बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मृदा जल को आप स्टडी कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है आपका मृदा वायु। देखिए यहां पे बात हो रही है मृदा वायु की, ठीक है, यानी कि सॉइल एरिएशन। अब एरिएशन की बात कर रहे हैं यहां पे, सिंपली आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एरिएशन की जो बात हो रही है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मृदा वायु क्या होती है, किस प्रकार से ये उपस्थित रहती है, इसके उपस्थित रहने का कारण क्या है। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा जो वायु होती है, मृदा वायु की उपस्थिति होती है, मृदा वायु ये होती है आपकी वृहद रंध्रों में, वृहद रंध्रों में, ठीक है। वृहद रंध्रों में सामान्यतः होती है। अगर सूखे की दशा है तो सूक्ष्म रंध्रों में भी क्या होती है, वायु होती है, और वृहद में भी वायु होती है। लेकिन सामान्य अवस्था में अगर बात करते हैं तो ये वृहद रंध्रों में पाई जाती है, ठीक है। यहां पे बात करें, दूसरा जो पॉइंट है कि जो मृदा का कुल आयतन होता है, मृदा का कुल आयतन होता है, मृदा के कुल आयतन की बात कर रहे हैं, मृदा का कुल आयतन, कुल आयतन जो होता है इसमें से लगभग 30 से लेके 60% आपके रंध्र होते हैं। ये क्या होता है, रंध्रावकाश होते हैं। क्या होता है, रंध्रावकाश होता है, ठीक है। तो इनमें अगर बात कर रहे हैं ये 30 से 60% जो रंध्र अवकाश हैं, इनमें से अगर बात करते हैं आधा, यानी कि अगर 30 है तो 15% और 60 है तो 30% आपके वृहद रंध्र होंगे और 30 क्या होंगे, सूक्ष्म रंध्र होंगे। तो इसकी उपस्थिति कहां है, आपके वृहद रंध्रों में है। दूसरा अपन बात करते हैं कि वायुमंडल से मृदा में और मृदा से वायुमंडल में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं वायु का विनिमय। क्या बोलते हैं, वायु का विनिमय, वायु का विनिमय। देखिए विनिमय की बात कर रहे हैं, यानी कि आदान प्रदान। और यहां पे विनिमय जो हो रहा है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया द्वारा होता है, जिस क्रिया का नाम है विसरण। क्लियर। देखो विसरण की क्रिया यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका जो वातावरण होता है, वातावरण है, वातावरण में आप सभी को पता है गैसेस होती है, वो कहां चली जाती है, मृदा में, ठीक है। और यहां पे मृदा से वापस कहां जाती है, वातावरण में। तो इस कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। और इस विनिमय का कारण है डियर विसरण। विसरण क्या होता है, किसी भी पदार्थ की अधिक सांद्रता, मान लीजिएगा यहां अधिक सांद्रता है और सांद्रता यहां पे घट गई है, तो ये वायु कहां चली जाएगी, मृदा के जो वृहद रंध्र है उनमें जाके जमा हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से जब वापस से वायुमंडल में गैसों की कमी होती है तो ये वापस से वायु यहां पे आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि सिंपली जो गैसें हैं वो एक दूसरे को क्या करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है, उनकी अवस्थाएं बदलती रहती है, कभी वायुमंडल में अधिक तो कभी आपके मृदा में अधिक। अब देखिए सामान्य अगर बात करते हैं तो सामान्यतः सामान्य जो वातावरण होता है, सामान्य वातावरण में आपकी गैसों का संगठन अलग होता है। देखिए जैसे बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लगभग 78 to 79% हो सकता है। इसी टाइप से बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लगभग 20 से लेके 21% होता है। आर्गन की बात कर रहे हैं तो आर्गन यहां पे 0.93% होता है। और अगर बात करें CO2 की, तो CO2 जो है वो 0.03% वायुमंडल में उपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं यहां पे मृदा की, तो मृदा में संगठन परिवर्तित हो जाता है। मृदा में
क्या होता है, देखो गैसेस हैं, पहला बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा वही होती है सैम। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है थोड़ा सा कम होता है, 20% के समथिंग होता है। आर्गन की बात कर रहे हैं डियर, आर्गन भी आपका 0.93% ही होता है। और CO2 की बात करते हैं तो CO2 यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.25 से 0.30%, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है कि सामान्य जो वातावरण था और मृदा का जो वातावरण है उसमें अलग अलग गैसें जो है इनका अलग अलग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये देख लो कि अलग अलग गैसों का प्रतिशत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और स्पेशली बात करते हैं इस CO2 की, बस CO2 का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा CO2 की बात हो रही है और CO2 अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे आपका थोड़ा सा ज्यादा है, और ये ज्यादा कितना है, इसकी तुलना में ज्यादा है 8 से लेके 10 गुना। देखो 8 से लेके 10 गुना ये ज्यादा है, ये आपका क्या है 8 से 10 गुना अधिक है, 8 से 10 गुना अधिक है। अब देखो पहली चीज तो ये है कि यहां पे 0.25 से लेके 0.30, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देख लेते हैं इसका कारण, मृदा में CO2 अधिक क्यों होती है, मृदा में CO2 अधिक क्यों? ओके, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, देखो पहली चीज तो बात करते हैं कि मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और इन सूक्ष्म जीवों का श्वसन जो होता है, सूक्ष्म जीवों के श्वसन में उत्पन्न CO2। देखो कोई भी जीव अगर सूक्ष्म, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो आपका नॉर्मल सामान्य जीव हो, वो जब श्वसन की क्रिया करता है तो श्वसन में क्या होता है, जनरली आपका O2 लिया जाता है और CO2 रिलीज किया जाता है। यहां पे किसकी बात हो रही है, श्वसन की। ठीक है, वो अलग बात है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को उपयोग करते हैं और रिलीज करते हैं आपका O2, लेकिन श्वसन में आपका यही काम आएगा। दूसरा बात करते हैं मुख्य रूप से जो वायुव्य श्वसन करते हैं, वायुव्य श्वसन करने वाले सारे के सारे सूक्ष्म जीव आपके ऑक्सीजन को ही लेते हैं। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में, कार्बनिक पदार्थों का जो विच्छेदन होता है उसमें क्या रिलीज होती है, CO2। उसमें क्या निकलती है, बायो प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस निकलती है। और इसी प्रकार से बात कर रहे हैं पौधे की जड़ें, पौधे की जड़ें क्या करती है, श्वसन में CO2 रिलीज करती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण आपका यहां पे CO2 का उत्पादन हो रहा है, और ये उत्पादन होने की वजह से जो मृदा का वातावरण है उसमें आप गैसों का संगठन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा परिवर्तित नजर आएगा। तो ये परिवर्तन किसके कारण है, ये 3 कारण इसमें मेनली है। सूक्ष्म जीव है वो CO2 रिलीज कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन हो रहा है उसमें CO2 रिलीज हो रही है, और पौधे की जो जड़ें श्वसन करती है तो उसमें ऑक्सीजन लेती है और CO2 को रिलीज करती है। तो यहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है कि मृदा में जो वातन होता है, मृदा में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको मापने के लिए आप क्या प्रयोग में लेते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार पूछा जाता है। देखो मृदा वातन को मापा जाता है, मृदा वातन, वातन का मतलब होता है एरिएशन। तो मृदा वातन को मापना यानी कि मेजरमेंट करना। और यहां पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, आपने नाम सुना होगा ODR, नाम सुना होगा ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट।
ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। देखो यहां पे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट। इससे आप क्या माप सकते हैं, आपकी मापी जो जा सकती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट से आप क्या माप रहे हैं कि मृदा में वायु का जो वातन है वो किस प्रकार से है, यानी कि इसमें वायु का संचार आपका किस प्रकार से हो रहा है, इसको मापा जाता है ODR से। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे जो सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो रेंज है उस रेंज की बात करते हैं तो वो होती है आपकी 20.1 से लेके 39.9 इंटू 10 की पावर। देखिए यहां पे इसको अच्छे से समझना कि 20.1 से लेके 39.9 और 10 की पावर -8, यहां पे माइनस में है पावर, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है यहां पे याद रखना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका साथ ही प्रति मिनट। ये क्या होती है, इसकी रेंज होती है, यानी कि ये कम से कम कितनी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से रट लेंगे कि 20.1 से लेके 39.9 इंटू 10 की पावर -8 पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर ये रेंज है इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि यही वैल्यू अगर आपकी क्या हो जाती है 20 से कम हो जाती है, 20 से कम हो जाती है, तो 20 से कम हो जाने के कारण आपका देखो 20.1 से 1 इंटू 10 की पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट पर पौधे की जड़ों की वृद्धि, पौधे की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, ये याद रखना कि अगर मान लीजिए यहां से कम वैल्यू आ जाती है, यहां से कम वैल्यू आ जाती है, तो उस पे आपके पौधों की जड़ों की जो वृद्धि है वो रुकना प्रारंभ कर देती है। तो ODR क्या हो गया आपका, नॉर्मली आप इससे माप सकते हैं, और ये आपका इसको बताता है कि आपके जो पौधे हैं उनको श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसकी जानकारी देने का कार्य करता है। आई होप आपने इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं रखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है मृदा रंग। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियरिफाई करना है। दूसरा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मृदा रंग, यानी कि सोइल कलर। देखो सोइल कलर की बात कर रहे हैं तो सोइल कलर आपका यह दर्शाता है कि मृदा का जो निर्माण है वो कौन से खनिज से हुआ है, मतलब कि जिस खनिज का गुण उसमें आया है तो डेफिनेटली उस खनिज का रंग, उसके स्ट्रक्चर, ये सारे गुण उसमें आए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मृदा में जो रंग है वो उसका पैतृक पदार्थ को दर्शाने का कार्य भी करता है। तो यहां पे आप याद रखेंगे। दूसरी चीज बात करते हैं कि मृदा रंग जो है उसका पौधों की वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं मृदा रंग क्या है। देखिए मृदा रंग पैतृक पदार्थ का सूचक होता है। पैतृक पदार्थ जो होते हैं, पैतृक पदार्थ का सूचक होता है। इससे क्या समझे आप कि ये बताता है कि जिस पदार्थ से मृदा का निर्माण हुआ है तो उस पदार्थ का क्या रंग था, उसका रंग था वही आपके किस में आएगा, मृदा में आएगा।
यानी कि जिस प्रकार के खनिज से बना है उसी प्रकार के मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पे पैतृक पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो पैतृक पदार्थ यहां पे क्या आ जाएगा, खनिज। तो ये इसको दर्शाता है, इस खनिज का जो रंग रहा होगा वही मृदा में आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बात कर रहे हैं, तो यहां पे मृदा जो रंग है, मृदा रंग सीधा और सीधा प्रभावित करता है, मृदा रंग तापमान, मृदा तापमान एवं नमी को प्रभावित करता है, नमी को प्रभावित करता है। देखो प्रभावित कैसे करेगा, पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस प्रकार का रंग होगा उससे सीधा और सीधा प्रभाव पड़ेगा मृदा के तापमान पे। क्योंकि अगर मान लीजिए गहरा रंग होगा तो अधिकतम पोषक जो सूर्य की किरणें हैं उनको अवशोषित करेगा और उसके फलस्वरूप मृदा का तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने की वजह से नमी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहां पे आप क्या याद रखेंगे कि मृदा का जिस प्रकार का रंग है उस प्रकार के रंग के गुण आपके तापमान पे सीधा प्रभावित करेगी, और तापमान पे प्रभावित पड़ने के साथ साथ यहां पे नमी पे भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां बात कर रहे हैं कि मृदा का जो रंग है उसकी जांच किससे करते हैं, मृदा रंग की जांच। देखो मृदा रंग की जांच करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मुनसेल। क्या नाम था, मुनसेल। उन्होंने रंग चार्ट दिया, रंग चार्ट, और इस रंग चार्ट भी अगर बात करते हैं तो इसी से मृदा के रंग का निर्धारण किया जाता है। तो आप अगर मृदा का निर्धारण करना चाहते हैं तो मुनसेल रंग चार्ट, मुनसेल कलर चार्ट की हेल्प से मृदा का रंग है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मृदा में कौन सा रंग उपस्थित है। अब देखो इसको किस प्रकार का होता है, अगर बात करते हैं तो ये जो देखा होगा आपने कई बार जब कलर वगैरह करवाते हैं बालों में, तो यहां इस प्रकार का आपने ये देखा होगा, देखो ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के छोटे छोटे रंग के कॉलम बने होते हैं। क्या बने होते हैं, कॉलम बने होते हैं, और ये अलग अलग रंग को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां सिंपली बात कर रहे हैं तो ये आपके जो मृदा रंग की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग जो चिप्स होती है, इन चिप्स में 3 चीजों के आधार पे अलग अलग चिप्स होती है। तो अगर मैं बात करता हूं कि मुनसेल कलर चार्ट, तो इसमें लगभग 175 चिप्स होती है। ये जो कार्ड होता है उसमें 175 टाइप के रंग। अब आपको पता है कि रंग तो मेनली 7 ही होते हैं, लेकिन यहां पे चिप्स जो है वो 175 कैसे हो गई, तो इसमें 3 चीजें देखी जाती है। किसी भी पदार्थ का जो रंग देख रहे हैं, आपने कभी भी देखा होगा कोई भी रंग है वो प्योरली कितना है, कितना उसका ब्राइटनेस है, कितना उसका डार्कनेस है। जैसे अपन बात करते हैं ब्लू में, रॉयल ब्लू है, नेवी ब्लू है, गोल्डन ब्लू है, तो ये सारे अलग अलग इसमें सैचुरेशन है, लाइटनेस है, डार्कनेस है, प्योरिटी है, इसके आधार पे रंग को जज किया जाता है। तो यहां रंग जज करने के लिए 3 चीजें देखते हैं, और इनमें पहली चीज है, देखो पहली चीज है ह्यू। पहली चीज क्या है, ह्यू। देखिए ह्यू की अगर बात करते हैं तो ह्यू किसको बताता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है, प्रकाश का रंग जो दर्शाता है वही क्या होता है, आपका रंग होता है। यानी प्रकाश का जो रंग किस प्रकार से बता रहा है, तो यहां पे ह्यू की बात कर रहे हैं तो ये प्रकाश के रंग को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के रंग को, प्रकाश के रंग को दर्शाता है। यहां पे देखो प्रकाश का रंग दर्शा रहा है, यानी फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं लाल बता रहा है, पीला बता रहा है, ओके, और नीला। पहली चीज तो क्या बता रहा है, ये रंग को बता रहा है कि इसका रंग ये है, और ये रंग किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये रंग दर्शाए जाते हैं आपके प्रकाश के रंग द्वारा, और ये बताता कौन है, यहां ह्यू। इसको अगर बात करते हैं तो हिंदी में बोला जाता है वर्ण। आप सभी को पता है, जैसे बात करते हैं नीला जो है, यहां पे पीला है, ठीक है, काला है, तो इसको आप बता सकते हैं कि लाल वर्ण का है, श्वेत वर्ण का है, ओके।
या श्याम वर्ण का है। तो ये किसको बता रहा है? वर्ण को। और वर्ण क्या है आपका? प्रकाश का रंग। जो प्रकाश के द्वारा परावर्तित होकर आपको दिखाई दे रहा है वही उस पदार्थ का रंग होता है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? रंग को। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है वैल्यू। देखो, इसको बोला जाता है मान। इसको क्या बोला जाता है? मान बोला जाता है। और इसमें अगर देखें, प्रकाश का जो रंग प्रदर्शित किया जा रहा है तो उस प्रकाश की कुल मात्रा को बता रहा है। जैसे आपने मान लीजिए पहला जो रंग आया, प्रकाश का रंग आया ब्लैक, तो वो कितना मात्रा में आ रहा है, कितना प्रतिशत मात्रा दर्शा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। यानी वो उसकी लाइटनेस और डार्कनेस को बताने का काम करता है आपका मान। तो यहां पे प्रकाश की कुल मात्रा को बताता है। प्रकाश की कुल मात्रा को बताता है। कुल मात्रा को बताता है। मात्रा को बताता है। अर्थात अपन बात कर रहे हैं कि ये उसके रंग की चमक को, रंग की चमक को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है? रंग की चमक को बता रहा है कि कितना लाइट है, कितना डार्क है। तो लाइटनेस और डार्कनेस जो बता रहा है वो किसके द्वारा दर्शाए जा रहे हैं? आपके यहां पे वैल्यू के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पहली चीज आपने देखी वर्ण, वर्ण में क्या बता रहा है? आपको उस प्रकाश का रंग बता रहा है। और रंग बताने के बाद में ये क्या बताएगा? उसकी डार्कनेस और लाइटनेस को बताएगा कि कितना चमकीला। जैसे मान लीजिए कोई लाल है तो वो चमकीला लाल है या कम गहरा लाल है। तो इस मात्रा को बताने के लिए क्या बता रहा है? वो वैल्यू, जो वैल्यू है यहां पे मान के आधार पे आप निर्धारित कर सकते हैं। और इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट होता है या थर्ड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है डियर स्टूडेंट क्रोमा। देखो, क्रोमा किसको बताता है? क्रोमा बताता है उस प्रकाश की कुल शुद्धता को, या जो तरंग धैर्य है, प्रकाश की प्रबल तरंग धैर्य की जो अपेक्षित शुद्धता है उसको बताने का काम करता है। तो देखो यहां पे क्या बताएंगे? प्रकाश के तरंग धैर्य, प्रकाश के तरंग धैर्य की अपेक्षित शुद्धता, अपेक्षित शुद्धता, अपेक्षित शुद्धता को बताने का काम करता है। तो यहां पे तीन चीजें आपने देखी कि पहली चीज प्रकाश के रंग को प्रदर्शित कर रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? वर्ण यानी कि ह्यू बोल रहे हैं। दूसरा आपने देखा कि जो प्रकाश है उसकी लाइटनेस और डार्कनेस यानी उसकी चमक को बता रहा है। और तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो प्रकाश के जो कुल तरंग धैर्य हैं, कितना आपको प्राप्त हो रहा है, उस तरंग धैर्य की अगर बात करते हैं तो वो बताता है उसकी अपेक्षित शुद्धता को। जैसे मान लीजिए कोई नीला है, कोई क्या है? नीला है, तो वो कितना प्रतिशत नीला है? कितना प्रतिशत नीला है? 100% है, ठीक है, 30% है, 20% है। तो इस प्रकार से वो बताने का काम करता है आपका ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ठीक है, अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं कि मृदा रंग का पौधों पे प्रभाव। देखो मृदा रंग का प्रभाव, मृदा रंग का प्रभाव। देखिएगा यहां बात हो रही है, पहली चीज है मृदा के तापमान पे प्रभाव पड़ना। मृदा का तापमान, मृदा का तापमान। इस मृदा के तापमान की अगर बात की जाए तो यहां पे सीधा और सीधा फर्क पड़ता है वो मृदा के रंग पे। देखो यहां पे बात कर रहे हैं आपके सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ये मान लीजिए यहां से सूर्य है, ये सन है आपका, और यहां से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि मृदा पे सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस रूप में आता है? ठीक है, ये आता है आपका EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय
तरंगे। तो इस प्रकार से ये आ रहा है। अब देखिए यहां पे जो रंग होगा, जिस प्रकार का इस मृदा का रंग होगा, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि ये कितना प्रतिशत यहां पे अवशोषित होगा और कितना प्रतिशत वापस से टकरा के परावर्तित होगा। तो अवशोषण या परावर्तन किस पे निर्धारित होता है? यहां पे इस सतह का रंग। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पे जो वापस से परावर्तन होगा, वहां पे वापस से परावर्तन हो रहा है, तो मान लीजिएगा अगर मृदा का रंग क्या है? आपका हल्का रंग है। हल्का मतलब लाइट कलर है, और लाइट कलर होने की वजह से आपका यहां पे परावर्तन होगा। जितना लाइट है उतना प्रतिशत क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, रंग गहरा है, तो रंग गहरा होने पर क्या होता है आपका पता है? गहरा होने पे यहां पे अवशोषण होगा। इसका क्या होगा? अवशोषण। देखो अब बात करते हैं कि जो ब्लैक कलर है, आपका कैसा कलर है? ब्लैक कलर। वो क्या करता है? अवशोषित करता है प्रकाश को, अवशोषित। ठीक है, अवशोषित करता है। और व्हाइट कलर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट कलर करता है आपका परावर्तन। क्लियर? तो यहां एक चीज समझने को मिलता है कि यहां पे जो धरातल का कलर होगा उसी पे ये निर्धारित होगा कि यहां पे जो आने वाली रेडिएशन है उसको अवशोषित किया जाए या उसको परावर्तित किया जाए। तो देखो बात कर रहे हैं, हल्की मृदाएं होती है उनका तापमान कम होता है। हल्की मृदाएं होती है उनका तापमान कम होता है क्योंकि वो कम मात्रा में प्रकाश की मात्रा को अवशोषित कर पाती है। कम मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करने के कारण यहां पे बात हो रही है कि मृदा का तापमान कम रह जाता है और इसीलिए आपका जो अंकुरण है वो नहीं हो पाता है। आप देखते हैं जनरली जो सब्जियों की खेती की जाती है, उस सब्जियों की खेती में पॉलीथीन जो लगाई जाती है मल्चिंग के लिए, तो उसका रंग ब्लैक होता है। उसका रंग क्या होता है? ब्लैक होता है, ताकि वो अधिक से अधिक सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। अधिक से अधिक सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो यहां पे जितना तापमान पौधे के बीजों को अंकुरण के लिए चाहिए उतना मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है। दूसरा बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कि यहां प्रकाश का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है या परावर्तन हो रहा है। तो सौर रेडिएशन जो है आपका, सौर विकिरण है, इसमें से आने वाली और परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं इनका अनुपात कहलाता है एल्बिडो। क्या कहलाता है? एल्बिडो। नाम सुना होगा एल्बिडो। देखो एल्बिडो की बात कर रहे हैं तो एल्बिडो क्या है? सूर्य से आने वाले एवं परावर्तित होने वाले सौर विकिरण का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन करने का काम होता है व्हाइट कलर का, और सबसे ज्यादा व्हाइट कलर होता है स्नो का। स्नो का नाम सुना होगा, बर्फबारी का नाम सुना होगा। तो सबसे ज्यादा आपकी जो रेडिएशन को परावर्तित करने का काम करता है वो करता है आपका स्नो। ठीक है, तो स्नो की बात कर रहे हैं, यहां पे लगभग 85% रेडिएशन को वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसमें स्पेक्ट्रम का कलर। चलिए अब बात करते हैं दूसरी जो कारण है, दूसरा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है मृदा की नमी पर। दूसरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मृदा नमी पर। देखो तापमान अगर अधिक होगा, आप सभी को पता है कि जितना ज्यादा गहरा रंग होगा उतना ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो इससे तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने की वजह से आपके मृदा का तापमान बढ़ने की वजह से एक क्रिया होगी जिसको बोला जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और इसके कारण आप देखेंगे कि जल जो है, जल की हानि होगी। जल की हानि होगी जिसके फलस्वरूप मृदा में जल की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई की अधिक आवश्यकता। सिंचाई की अधिक आवश्यकता। अधिक आवश्यकता।
ठीक है। तो आवश्यकता आपकी किसकी हो रही है? सिंचाई की आवश्यकता हो रही है। मृदा का तापमान अधिक हो जाने की वजह से यहां पे नमी का ह्रास ज्यादा हो रहा है, और दूसरी चीज बात करें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके साथ ही बात कर रहे हैं कि अधिक तापमान होने पर जो आपका मृदा है, मृदा नमी क्या हो जाएगी? कम। और मृदा नमी कम हो जाने से, मृदा नमी कम हो जाने से जो घुलनशील लवण है उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। घुलनशील लवणों की सांद्रता अधिक, लवणों की सांद्रता अधिक हो जाएगी। ठीक है। तो ये प्रभाव किस पे पड़ते हैं? आपके मृदा का जो रंग है, उस मृदा रंग का सीधा प्रभाव मृदा की अवस्थाओं पर पड़ रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा कि मृदा का जो तापमान है, मृदा के तापमान से किस प्रकार से परिवर्तन को देखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, वह है मृदा का तापमान। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मृदा का तापमान। मृदा तापमान यानी कि सोइल टेम्परेचर। देखो, सोइल का टेम्परेचर किस प्रकार से प्रभावित होगा, या फिर बात कर रहे हैं कि सोइल का तापमान बोलते किसको है, और तापमान, जो मृदा का तापमान बनाए रखने के लिए कौन कारक जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं कि सूर्य से जो विकिरण आ रही है, सूर्य से जो विकिरण आ रही है, इसके अलावा मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक क्रियाएं जो कई प्रकार की उष्मा को उत्पन्न करती है, उसको क्या बोलते हैं? मृदा का तापमान बोलते हैं। और तापमान का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है, जिसको आप बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे बात कर रहे हैं सूर्य के विकिरण, सूर्य के विकिरण, और आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तो सूर्य के विकिरण, इसके अलावा बात कर रहे हैं रासायनिक एवं जैविक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रमों से उत्पन्न, यानी कि एक तो सूर्य है, दूसरा बात कर रहे हैं कि कई प्रकार की रासायनिक और जैविक प्रक्रम जो मृदा में चलते रहते हैं, से उपस्थित प्रक्रमों से उत्पन्न, यहां पे बात कर रहे हैं प्रक्रमों से, यहां पे से लगा लीजिएगा, प्रक्रमों से उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है? आपका मृदा का तापमान, मृदा तापमान कहलाता है, तापमान कहलाता है। देखो यहां पे बात कर रहे हैं कि सूर्य से जो विकिरण आ रही है, सूर्य से जो विकिरण आ रही है, इसके अलावा कई सारी रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है। कई जैविक क्रियाएं होती है। आपने देखा होगा कि रेस्पिरेशन अगर अपन करते हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे ही अपनी डेथ होती है तो अपना टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि अपनी बॉडी में कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, कई प्रकार की जैविक क्रियाएं चल रही है, रासायनिक क्रियाएं चल रही है, तो वो अपने आप में एक ऊष्मा का उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो इसको क्या बोला जा रहा है? तापमान बोला जा रहा है। ठीक है। अब देखो तापमान तो आपने बोल दिया, तापमान को मापने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? थर्मामीटर। ठीक है। थर्मामीटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चतम तापमान को मापता है, उच्चतम, और एक किसको मापता है? न्यूनतम। तो यहां आपको पूछा जाता है कि मृदा जो तापमापी होता है, थर्मामीटर होता है, वो किस प्रकार का होता है? उच्चतम तापमापी होता है, उसमें पारा भरा होता है, नली जो होती है उसमें पारा होता है, और न्यूनतम में क्या होता है? अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल क्यों भरते हैं? क्योंकि इसमें लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, न्यूनतम तापमान पर भी यह जमता नहीं है।
ओके, तो यहां पे बात कर रहे हैं कि मृदा जो थर्मामीटर होता है वो एक पारा युक्त होता है। मृदा थर्मामीटर पारा युक्त होता है, पारा युक्त होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या भरा होता है, पारा भरा हुआ होता है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मृदा थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या भरा होता है, तो याद रखिएगा कि आपके 80 सेंटीमीटर जो मृदा की गहराई होती है, गहराई पर तापमान स्थिर रहता है। क्या रहता है, तापमान स्थिर रहता है 80 सेंटीमीटर गहराई पे। तो मृदा का जो तापमान लिया जाता है थर्मामीटर से लिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये मरकरी थर्मामीटर होता है और मृदा पे जो तापमान का प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है, ठीक है। देखो, मृदा तापमान का प्रभाव, मृदा तापमान का प्रभाव, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंकुरण के लिए, किसे पड़ता है, अंकुरण पे। देखो, दूसरी अपन बात करते हैं मृदा नमी पर, मृदा नमी पर, इसके साथ साथ ही कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन पर, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन पर, ठीक है। इसके साथ ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जो अनेक प्रकार की क्रियाएं मृदा में होती है और वो क्रियाएं किसके द्वारा होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बोल सकते हैं उसको, क्रियाशीलता, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव किस पे पड़ते हैं, आपके मृदा पे पड़ रहे हैं। देखो, अंकुरण का कैसे प्रभाव, अंकुरण का सिंपली कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिएगा। अंकुरण जो होता है वो एक अनुकूल तापमान पे भी होता है, यानी कि इसके लिए क्या चाहिए, अनुकूल। अब देखो, अनुकूल किसको बोलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तापमान जो होता है ना, तापमान वो कई प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक होता है आपका आधार तापमान, आधार, इसको बोलते हैं बेस टेम्परेचर। दूसरा बात कर रहे हैं न्यूनतम, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, उच्चतम। क्या होता है, उच्चतम। अब देखो, यहां पे बात कर रहे हैं न्यूनतम और उच्चतम का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं अनुकूल, ठीक है। और यहां पे इन तीनों का एवरेज होता है, इसमें तीनों का एवरेज होता है, उसको बोला जाता है आधारभूत तापमान, आधारभूत तापमान। अब समझो इसको। पहली चीज बात कर रहे हैं कि मृदा का जो तापमान है उस पे कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ेगा, कलर का प्रभाव पड़ेगा। अब इस तापमान पे, तापमान का कौन कौन सी चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें पहली चीज है आपका अंकुरण। अब देखो, अंकुरण जो होता है, अगर तापमान की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपने पॉइंट पढ़ा है वो पढ़ा है आधार तापमान। आधार तापमान इसको बोलते हैं जहां पे पौधे की किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती, यानी कि बोला जा सकता है कि आप जितने भी कार्य आपके मृदा में हो रहे हैं तो उसमें पौधे की जो वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं तो इस तापमान पे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो अगर इसकी बात करता हूं मैं रबी के लिए यह टेम्परेचर होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और खरीफ की बात करता हूं तो ये टेम्परेचर होता है 10 डिग्री। यानी कि रबी में 4 डिग्री से कम और खरीफ में 10 डिग्री टेम्परेचर से कम किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होगी। न्यूनतम ग्रोथ हो रही है उसको न्यूनतम तापमान बोल रहे हैं, और उच्चतम ग्रोथ हो रही है उसको उच्चतम बोल रहे हैं, और दोनों का एवरेज क्या कहलाता है, अनुकूल। और यही तापमान किसके लिए आवश्यक होता है, अंकुरण के लिए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं धान में अंकुरण के लिए आप बात करते हैं तो 30 से
32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं में आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर का। दूसरा बात करें नमी, तापमान अधिक होगा तो नमी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तापमान अधिक होने पर नमी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और यहां पे बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन डियर, तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन जो होता है वो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव करते हैं और उनके लिए भी एक अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो अनुकूल तापमान होगा तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अधिक से अधिक विच्छेदन किया जाएगा। और इसी प्रकार से सीधा और संबंध है इसकी क्रियाशीलता पर। अधिकतर ये कैसे होते हैं, आपकी मीजोफिल होते हैं, मीजोफिल होते हैं। मीजोफिल का मतलब कि आपका 20 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम क्रियाशील होते हैं। 20 से कम पे नहीं होंगे और 40 से ज्यादा टेम्परेचर पे ये वृद्धि नहीं करेंगे। तो अधिकतर जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा में वो मीजोफिल होते हैं। क्या होते हैं, मीजोफिल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज याद रखेंगे। दूसरी बात कर रहे हैं कि आपके अंकुरण से संबंधित आप बात कर चुके हैं, मृदा नमी। एक पॉइंट और रह गया है, यहां पे बात कर रहे हैं कि और कैसा प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे पौधों में होने वाली विशिष्ट क्रियाएं, पौधों में होने वाली विशिष्ट क्रियाएं। अब देखो ये कौन सी क्रियाएं हैं। ये आपने नाम सुना होगा कि हर पौधे में एक विशिष्ट क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लाइकोपीन कब बनेगा, आप सभी को पता होना चाहिए। लाइकोपीन बनेगा जब तापमान 24 डिग्री होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अधिक तापमान है, मान लीजिए अधिक तापमान, तो आपने नाम सुना होगा स्पॉन्जी उत्तक। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सोइल का अधिक तापमान होने की वजह से। ठीक है, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किसको प्रभावित कर रही है, आपके सीधा और सिंपल प्रभाव कर रही है पौधों की वृद्धि और विकास को। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपने देखी। अब नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, विशिष्ट ऊष्मा का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, देखो विशिष्ट ऊष्मा किसको बोलते हैं, देखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से क्या मतलब है, देखिएगा यहां पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट का। और स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा के तापमान में 1 डिग्री तापमान में वृद्धि करने पे जितनी ऊष्मा आपको आवश्यक होती है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे याद रखेंगे, किसी पदार्थ के 1 ग्राम, किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने के लिए उपयोग ली जाने वाली या उपयोग होने वाली ऊष्मा। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा आपने ली है, उसका वजन कितना लिया है, 1 ग्राम आपने लिया है। देखो 1 ग्राम आपने मात्रा ली है और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हैं, प्रति डिग्री तापमान, और वो सेंटीग्रेड में तापमान आप क्या करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं। और वृद्धि करने के लिए
आप क्या प्रयोग में लेंगे, उष्मा। उस उष्मा की मात्रा को आपका नाम क्या दिया गया है, स्पेसिफिक हीट, आपका विशिष्ट उष्मा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा। और अगर इसकी इकाई की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इकाई, तो इसकी इकाई क्या होती है, देखिएगा इसकी इकाई को अगर बात करें तो इकाई होती है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी प्रति ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपकी वैल्यू होती है इसकी इकाई के लिए, इकाई को जानने के लिए। और अगर यहां पे आपको पूछा जाता है कि आपके मृदा की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, मृदा की विशिष्ट उष्मा इसी प्रकार से पूछा जाता है ह्यूमस। क्या पूछा जाता है, ह्यूमस। और इसी प्रकार से पूछा जाता है आपका जल। देखो मृदा की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो होती है 0.2, यहां पे बात कर रहे हैं ह्यूमस की 0.5, और यहां पे जल की विशिष्ट उष्मा होती है 1। इकाई मैंने यहां पे दे रखी है, यहां पे याद रखिएगा कि मृदा की जो विशिष्ट उष्मा होती है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से 0.5 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे बात कर रहे हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो विशिष्ट उष्मा से क्या तात्पर्य है कि किसी भी पदार्थ की अगर बात कर रहे हैं या किसी भी 1 ग्राम पदार्थ की 1 डिग्री तापमान में वृद्धि करने के लिए उपयोग ली गई उष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, आपकी विशिष्ट उष्मा। तो ये पूछा जाता है विशिष्ट उष्मा। सो आज इस लेक्चर में अपने बेसिकली जो बात की वो आपने बात की है कि आपका जो तापमान क्या होता है मृदा का, इसी प्रकार से एल्बिडो क्या होता है, ओके, मृदा नमी पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, ये सारे पॉइंट क्लियर किया है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे मृदा के पीएच के बारे में और मृदा के इसी प्रकार के बाकी गुणों के बारे में। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।